चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा थीम है जनाब, थीम है चेरी ऑर्चर्ड का। और जानते हैं मैं हमेशा आपको कहती हूँ थीम और सिंबोलिज्म को जरूर किया करें। कोई भी नावल हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी पोइम हो, कुछ भी आपने करना है, आपने थीम और सिंबोलिज्म्स को नहीं छोड़ना है। एक ही उसने थीम कहा है कि सोशल चेंज पे बस बात करें, तो स्पेशल एक थीम को मद्देनजर रखा गया है। चेरी ऑर्चर्ड जो है बड़ा ही गहरा किस्म का ड्रामा है जिसमें हमें समाजी तब्दीलियां दिखाई गई हैं। और ये जो ड्रामा है ये इसके बारे में है जो ग्रोथ हो रही थी ना, जो बढ़ोतरी हो रही थी, जो परवरिश पा रही थी मिडिल क्लास रशिया के अंदर, और फॉल दिखाया जा रहा था एरिस्टोक्रेसी का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ग्रोथ कौन कर रहा है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास अमीर हो रही है और जो अमीर क्लास है ना वो जवाल का शिकार हो रही है। जवाल का शिकार क्यों हो रहे थे? काम चोर, काम कुछ नहीं करना। दादा जो कमा के गया है वो बाबा जिसे कहते हैं ना, समुंदर भी हो तो खाली हो जाता है, उसको आपने मेंटेन करना होता है आगे से मेहनत करके। ये नहीं कि घर बैठे हुए हैं, आती जा रही है कमाई, आती जा रही है, आती जा रही है, कितनी की देर तक वो कमाई आएगी जो पिछलों ने दिया है। इस वजह से इनका फॉल हुआ था। मेन थीम हमें जो इस प्ले के दिखाया गया है वो क्या है? हाउ चेंजेस इन रशिया, कैसी रशिया में तब्दीलियां आती हैं। एक तो समाजी, दूसरा माशी, तीसरा तहजीबी, और जिंदगी पर कितना असर होता है मैडम रिनविस्की की और उसकी बेटियों की। जब तब्दीली आती है, ये अमीर लोगों की क्लास है, एक बेटी इसकी अपनी है और दूसरी बेटी इसकी ले पालक है। दोनों की जिंदगियों में तब्दीलियां आती हैं और उसके दोस्तों की जिंदगियों में तब्दीलियां आती हैं, उसके जानने वालों की जिंदगी में तब्दीली आती है। यहाँ तक कि इसके नौकर जो कि उसकी रियासत में उसके पास होते हैं, उनकी भी जिंदगियों में तब्दीली आती है। तो मैडम रेनवस्की हमारा वो कैरेक्टर है जिसको मैं ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ और इसी के गिर्द सारा ड्रामा घूमता है। जैसे कि हेडा के गिर्द घूमता था, यहाँ इस मैडम के गिर्द घूमता है। ये लाइबोव इसी रिनवस्की का ही दूसरा नाम लाइबोव है और गेव इसके भाई का नाम है। इन दोनों को दिखाया गया है कि ये मुर्दा और मरती हुई एरिस्टोक्रेसी की अलामत है, यानी जवाल पजीर, डूबती हुई अमीरी। अब ये हैवी डेब्ट में मुब्तला हो गए हैं और उस कर्ज ने इन्हें मजबूर कर दिया है कि ये अपनी चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी रख दें, क्योंकि वो जिसे कहते हैं ना बैंक करप्ट हो जाते हैं जब आप, तो बैंक वाले खुद भी आ जाते हैं कि पैसा नहीं दे रहे हो तो चीज उठा के ले जाते हैं वो लोग। आपने अगर चेरी ऑर्चर्ड को गिरवी रख के उनसे दिया था तो फिर उनको पैसा वापस नहीं किया तो अब बैंक ने नीलामी दे देनी है क्योंकि उनको रकम नहीं मिल रहा। चेरी ऑर्चर्ड अब यकीनी तौर पर इनसे खो जाएगा, इनके हाथों से निकल जाना है। और यहाँ पर एक मौका इनके पास है कि वो क्या करें, अपनी इस क्लास जो कि खत्म हो रही है और वो जो जिंदगी जिसमें ये जी रहे हैं उसको, जिसको इन्होंने इख्तियार कर लिया है, या तो उसके इख्तियार कर लें या उसके साथ समझौता कर लें। जैसे ये जिंदगी गुजारे हैं तो समझौता करने को तो ये तैयार नहीं ना होते, ये कहते कोई कंप्रोमाइज नहीं करना और हमने इस जिंदगी को अडॉप्शन भी नहीं करनी, हमने इस जिंदगी को इख्तियार भी नहीं करना जो कि इनकी जवाल क्लास हो रही है। लेकिन ये जो क्लास थी ना क्यों नहीं कबूल कर रही थी? क्योंकि बड़ी मगरूर थी, दौलत का घमंड था। और वो कहते हैं चेरी ऑर्चर्ड को हम लीज पर क्यों दे, क्यों किराए पे दें, क्यों जहां रंग रंग के लोग आकर रहेंगे, हम किराए पे देंगे तो डिफरेंट किस्म की जात पात के लोग आके हमारे चेरी ऑर्चर्ड में रहेंगे जिनको ये किचन के आगे घुसने नहीं देते थे। लाइबोव और गेव जो है ना जनाब, क्या करते हैं, वो वर रेदर रेडी टू लीव, इससे बेहतर है कि वो छोड़ना पसंद कर देते हैं उस जगह को, कि इस जगह को हम दूसरों की मलकियत में दें। ये इनकी नाक होती है कि हम छोड़ के चले जाएंगे कि बनिस्बत आंखों के सामने निचली जात के लोग आके यहाँ पे किरायों पर रहेंगे, यहाँ पर खरीदा फरोख्त करेंगे और हमारे घरों में घुसेंगे जो हमने कभी उनको आने नहीं दिया था, दूर तक देखने नहीं दिया था। वो सिर्फ सफाई करने आते थे, पत्ते उठाने आते थे और चेरीज को काटने आते थे, चेरीज का अचार बनाने आते थे, जैम बनाने आते थे। काम करने वाले लोगों को हम मलकियत कैसे दे दें? छोड़ने पे तैयार हो जाते हैं। मैडम रेनविस्की जो होती है ना, रेनविस्की इनकार कर देती है कि वो चेंज को कबूल नहीं करेगी और प्रेफरिंग क्या करती है, तरजीह देती है होल्ड ऑन टू द पास्ट, के माजी के साथ चिपकी रहेगी। तो ये हमारा एक फ्लैट कैरेक्टर है और आखिरकार वो क्या करती है, रेमेंट्स करती है, मातम मनाती है अपनी उन यादों का जो कि माजी से जुड़ी होती हैं। मंदा हस्बैंड मारा गया माजी में शराब की वजह से, उसकी याद से जुड़ी है। ग्रिशिया इसका बच्चा डूब के मर गया, उसकी याद से जुड़ी है।
और इसका आशिक जिसने इसे लूट के सारा कुछ इससे छीन छान के बीमार कुकड़ी बन के सब कुछ ले गया, उसकी यादों से जुड़ी है। रोजाना उसका एक खत आता है इसके पास, वापस आ जाओ, तो इसको उम्मीद है कि मैं वापस उसके पास चले जाऊं, उसके पास जाना पसंद कर लेती है। चेरी ऑर्चर्ड को बचा के कारोबार करना, वो मेंटेलिटी जो बिजनेस माइंड होती है वो नहीं ना होती इन बच्चों की। ये बच्चे परवरिश जो ऐसे पाती हैं, अमीरों की कहानी है ना। वो क्या करती है, स्पेंड करती है, इवन स्पेंड्स एज शी डिड, वैसे ही गुजारा करती है जैसे वो करती आई थी, और अपनी यादों से लगी रहती है और ले जाती है अपने आप को गहराई और गहराई में कर्ज की उठाती है। एक तो शोहर शराबी था, उसने बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, कुछ नहीं बनाया, जो इसने 20-15 साल उसके साथ गुजारे नुकसान में गए। आगे जो था इसको आशिक मिला, वो इससे भी ज्यादा कहते हैं ना कि खाऊ था इसका। यानी हस्बैंड फोत हो गया तो उसने किसी और इलाके में जाके किसी और से अपने ताल्लुकात बनाए, वो भी इससे वैसा ही खाता था। उसकी खातिर भी इसने कर्ज लिया, हस्बैंड की खातिर भी इसने कर्ज लिया, यानी कमाया कुछ नहीं 15-20 साल। ये इसका भाई है लाइबॉब, ये भी अमीर ही हुआ, दोनों बहन भाई एक ही कैटेगरी के हैं। वो शेयर करता है अपनी बहन की इस शौकीन मिजाज आदत को और उसके उस अमीराना माजी को। भाई भी बोल रहा होता है, एक दफा अपनी वो वाया के साथ बातें कर रहा होता है कि बहन मेरी को तो अकल मौत है ही नहीं, वो सब पर्स खुला रखती है, कुछ संभाल ही नहीं सकती, पैसे ही संभाले। असल में घर में औरतें ही पैसे संभालती है ना, ये खुद तो अपने पे भरोसा कर नहीं सकता था। और पीछे से उसकी बेटी सुन लेती है, कहती है अच्छा मामू आप ये कह रही हैं मामा को, आपको ऐसे कहना नहीं चाहिए। तो कहता नहीं नहीं मैं ये तो नहीं कह रहा था, मैं तो नहीं कह रहा था, माँ की बुराइयां तो नहीं कर रहा था। यानी ये बहन की शौकीनियों का ये भी बड़ा परेशान होता है, और इवन खुद भी किसी काम का नहीं होता। एंड में क्या कर लेता है, ये तो हथियार डाल देता है जनाब रियलिटी के सामने, जो कि इसके हाल में आ चुकी होती है, और एक नौकरी बैंक में करने को तैयार हो जाता है। ये नौकरी इस बहन को पहले भी मशवरा देता है कि मुझे नौकरी आइए कर लूं बहन, खबरदार अगर तुमने ये नौकरी की तो ये हमारे स्टैंडर्ड की नौकरी नहीं है। एंड पे समझो ये भी तब्दील हो जाता है, ये भी नौकरी ले लेता है। लोफाकिन क्या होता है, वो गले लगाता है तब्दीली को, और वो तब्दीली उसे इजाजत दे देती है कि वो अपनी गरीबी से उभर जाए। किस तरफ जाए, दौलत कमाए, और ये जो माशरा है, ये जो सोशल ताकत है दैट गोज विद इट, और वो फौरन जनाब जहां गई अमीरी वहां गई आपकी ताकत। तो आपको ऑटोमेटिकली ताकत मिल जाती है, जब आपको वेल्थ मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, तो सोशल पावर भी मिल जाती है। लेकिन उसकी नीयत क्या होती है, वो पूरी तवज्जो रखता है किसके ऊपर, मटेरियल गेन के ऊपर। अंडरलाइन करेंगे, बंदा सिर्फ और सिर्फ दुनियावी चीजें, पैसा पैसा पैसा, और इग्नोर कर देता है किसको, इस वारिया को। वराया को इग्नोर करता है इस वजह से क्योंकि वो नहीं टाइम पाता, और इवन जहां तक मैं समझती हूँ ये इसको इग्नोर करता है क्लास की वजह से, कि वो अमीर है और मैं जाहिल अनपढ़, अपने आप को खुद कहता है मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं है, मुझे तो उठना बैठना भी नहीं आता है, मैं तो गवार हूँ। ये जो वराया है ये अमीरों में पली बड़ी है, इसको अच्छे एटिकेट्स आते हैं ना। इसे जो कहता है कि विल यू मैरी मी, और ना ही वो इसे कहती है कि विल यू मैरी मी, क्योंकि वो कहती है मैं लड़की हूँ, मैं नहीं उसे कहूंगी, उसे कहना चाहिए। तो ये दोनों की टेंशन चलती है। वो बहुत मोहब्बत करती है इसके साथ, ये जो वारिया होती है ना, ये उसके लिए पालक डॉटर होती है, कोई 22-24 साल की दिखाई है इन्होंने। लोफाकिन से बहुत प्यार करती है, और लोफाकिन जो होता है वो भी फाइंड होता है, खर यहाँ पे खर आना चाहिए था, लोफाकिन भी उसको प्यार करता है। अदर को अगर हम देखते हैं, डू नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू चेंज, लेकिन दूसरे जो होते हैं ना वो चेंज की तरफ कोई अपना तासुर नहीं रखते हैं। यूपिक्यूडो, ये जो यूपिक्यूडो होता है ना, ये भी इनके पास एक क्लर्क होता है, और ये जो याशा, ये दोनों मुलाजमीन है। ये याशा जो है इनके फर्स्ट का पोता है, और यूपिक्यूडो जो है ना ये इनका वो मुलाजिम है जो इनके खाते वगैरह देखता है। एंड में यूपिक्यूडो जो होता है ना, ये डोफक इनके पास चला जाता है। जाहिर है इसके पास सारी जानकारी होती है, वो पूरे चेरी ऑर्चर्ड का खाता होता है, तो लोफाकिन इसको हायर कर लेता है पुराने मालिकों से, ये नए मालिक के पास चला जाता है। अब ये जो यूफिकी याशा को क्या कहता है, क्योंकि ये दोनों एक ही क्लास के हैं ना, दोनों गरीब क्लास के बंदे हैं। आई एम एन एजुकेटेड मैन, मैं बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी हूँ। आई रीड वेरियस रिमार्केबल बुक्स, बड़ी किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, लेकिन मैं डायरेक्शन कोई नहीं समझ पाता। यानी हमारी तरह बाज बच्चे होते हैं जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं लेकिन उनकी ट्रांसलेशन कोई नहीं आती। जैसे हम अगर कुरान की मिसाल लेते हैं, हमें अरबी पढ़नी आती है लेकिन हमें कोई ट्रांसलेशन तो नहीं ना समझ आती। कहता पढ़ी बहुत है, समझ कोई नहीं आई।
आई माई सेल्फ वांट टू गो, मैं अपने आप ही जाना चाहता हूँ, वेदर टू लिव, या मैं तो जिंदा रहूंगा, और शूट माई सेल्फ, या अपने आप को मार लूंगा। इसको अनलकी बॉय भी कहा जाता है। ये जिस लड़की के साथ चक्कर चला रहा होता है वो लड़की याशा के पीछे होती है, वो मुलाजमा होती है, एक मुलाजमा के पीछे ये दोनों लड़के लगे होते हैं। तो चूंकि मुलाजमा इससे ऑफर नहीं करवाती, इसीलिए ये इस लड़के को कहता है जिसको वो ऑफर करवाती है, क्योंकि ये बाहर से आता है ना, ये मैडम के साथ बाहर के मुल्क गया होता है, तो वहां से आता है अपने मुल्क में, तो फिर इसको वो मुंह नहीं लगाती कि ये उसी मुल्क में होता है, वो कहती है इसके साथ करती हूँ तो चलो शायद ये ना मुझे बाहर ले जाएगा, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना वो होता है फेथलेस बंदा होता है। इसको कहते हैं कि मर जाऊंगी जिंदा रहूं एज इट वर, अगर ऐसा हो सकता है। सो इनके इन मामला के अंदर आई ऑलवेज कैरी आ रिवॉल्वर अबाउट विद मी, इसी वजह से हर वक्त मैं एक बंदूक अपने पास रखता हूँ। वो बंदूक की वजह से उस लड़की का नाम मेरे जहन दुनियाशा, वो बंदूक की वजह से दुनियाशा कहती है कि किसी दिन ये अपने आप को मार ही ना ले, निकम्मा ने लैक, इसको बदकिस्मत कहते हैं ना ये पिकीडो को। अब ये शॉर्लेटा भी इनकी मुलाजमा होती है, ये भी बाहर के मुल्क इनसे इनके साथ आती है, यानी रशिया में ये लोग फ्रांस होते हैं या जर्मन होते हैं, जहां कहीं गए होते हैं। याशा और ये दोनों, ये इन्होंने गवर्नेंस रखी होती है अपनी बेटी अनाया के लिए। अब ये बड़ा तंज होता है, गवर्नेंस किसको रखा है जिसका ना कोई माँ का पता, ना कोई बाप का पता, ना एटिकेट्स का पता, मदारनों के दरमियान वो पली बड़ी है। ये बड़ा तंज था उसका, ये नौकरी इसको मिली हुई है जनाब। ये भी बिल्कुल खाली ही अपनी जिंदगी गुजार देती है और कहती है आई डोंट नो हु आई एम और व्हाई आई लिव, मुझे नहीं पता मैं कौन, इसको नहीं पता इसके नस्ल कौन सी है, ये इसके माँ बाप कौन से हैं, ये कहाँ से आई है और कैसे इसने आगे जिंदगी गुजारनी है। जब वो चली जाती है तो ये फिर वो अनाया को लेके तो चली जाती है दूसरे इलाके में नौकरी करने के लिए, और वो अपने पुराने आशिक के पास चली जाती है जो मैडम होती है। ये बाबा जी हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट जो है ना ये याशा का दादा है, ठीक है, इस बंदे का दादा है। ये नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आ रहे ना, हालांकि इन लोगों को कह दिया गया था आज से समझने को 15 साल पहले जब लोफाकिन वगैरह ने आजादी ली, तो इनको भी बोला, लेकिन ये आजादी को कबूल नहीं करता क्योंकि ये एक फ्लैट कैरेक्टर है। फ्रीज कहता है टाइम जम जाए रुक जाए, चूजिंग टू लिव, चूज करता है जिंदगी गुजारने का, और वर्क को चूज करता है एग्जैक्टली इसी तरह से ही डिड जैसे उसने किया था जब के वो बाउंड था कि वो गुलाम है इस सरजमीन का जहां पर उसके बड़े भी गुलाम हुआ करते थे। ये सर्फ्स का वर्ड आपने याद रखना है, ये गुलामों के लिए खास तौर पर इस्तेमाल होता है। ट्रॉफी में वो लड़का है जो जनाब अनाया के साथ होता है, ये कंडेम्स करता है ओप्रेसिव डेज को, उन परेशान कुन दिनों को, और कहता है कि जनाब और सर्फडम को, ये जो उन्होंने बनाए होते हैं ना गुलाम, ये इस सर्फडम को पसंद नहीं करता। ये कहता है ये गुलामी अच्छी नहीं है। अनाया को कहता है छोड़ दो अनाया, एक एक दरख्त के नीचे कितनी कितनी लाशें तुम्हारे घर वालों ने भूखों की रखी होंगी, तुम्हें नहीं पता, निकल जाओ आगे। ये वो इसी के साथ चली जाती है, अनाया जो होती है ना इसको साथ लेके चली जाती है। माँ को कहती है आ जाऊंगी तलीम मुकम्मल करके तो तुम्हें ले जाऊंगी, कोई नौकरी मिलेगी तो फिर दोनों इकट्ठे रहेंगे, ऐसे तसल्ली देती है, यानी ये दोनों सेट हो जाते हैं। और वेलकम करता है, और किसको वेलकम करता है, जो उसके मुस्तकबिल का तरीका और उसके आगे आ रहा है उसको वेलकम करता है। तो ये एक चेंजेबल कैरेक्टर है, फर्स्ट चेंजेबल कैरेक्टर नहीं है। याशा हमें जो रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है विक्टोरियसली इमर्जिंग मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास है जिसने बड़ी फतह हासिल की है, इसके अंदर फतूहात है क्योंकि मेहनती था ना, मैन ऑफ एक्शन है, अंडरलाइन करे। इसका यकीन है कि इसके अंदर जनाब के ये जो जरूरियात हैं जो कि हम लेते हैं, क्विक एक्शन ही होना चाहिए मैन के अंदर, उसके विजन के अंदर, उसकी समझ के अंदर, यानी ये नहीं कि हाँ कल कर लूंगी परसों कर लूंगी, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। बहुत मसरूफ इंसान है अपने मंसूबों के अंदर, और राइज क्या करता है अबव द अनडिप्रिविलेज्ड क्लास, उस क्लास को जो कि गैर खुशहाल थी, गैर खुशहाल क्लास को ये ऊपर उठाता है, क्योंकि मिडिल क्लास थी, गुलामों की क्लास थी जिसने मेहनत से उठाया, और फिर इसने अपनी माशी हालत बेहतर की अपनी अमली सक्सेस के साथ, इसने काम करके दिखाया और आके वो जगह खरीदी जहां पर इसके बड़े कभी गुलाम हुआ करते थे। अब क्या करते हैं, एक दफा जो जिक्र है, यानी पुरानी बात हो गई जनाब, कभी उसका ताल्लुक हुआ करता था उस वर्किंग क्लास के साथ जो कि मजदूर थी, और वो नौकर था लाइबोव के घर के अंदर, जो इसके बड़े थे वो भी नौकर थे और ये भी नौकर ही हुआ करता था लाइबोव, ये जो मैडम रिडवस्की है, दो नाम आए हैं, जबकि वो बच्चा था। अगरचा उसने सख्त मेहनत की है और उसने अपनी अमली जिंदगी के साथ, अमली तरीका कार के साथ जो उसकी सोच में मौजूद था, इसकी वजह से कामयाबी हासिल की और बेतहाशा
दौलत भी हासिल कर ली। और इतनी बड़ी और इतनी अमाउंट हासिल करने के बाद उसने क्या हासिल किया, उसने कामयाबी हासिल की और उसने तब्दीली पैदा की अपने अंदर। और उसने देखा कि मेरी जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास, उसको आगे बढ़ना है तो तब्दीली लेनी ही होगी। अब यहाँ पर मुझे ना वो याद आते हैं, हमारे सिंध के इलाके में ना जहाँ पे जरदारी की हुकूमत चल रही है, वो लोग तब्दीली नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि उनका वही हाल है एज अ सर्व्स, जो नस्लों दर नस्ल काम करते आए हैं कि भाई हमारे दादा भी इनके गुलाम थे, हम भी इनके गुलाम हैं, वो जी हजूरी वाला हिसाब है। ये बंदा उसी क्लास में से आया है और इसने तब्दीली को पसंद किया है। माशी तौर पर अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि वो चेरी ऑर्चर्ड खरीद लेता है जो कि लाइबॉफ का था, और ऑक्शन पर, नीलामी पर वो इसे खरीद लेता है और बड़ी हाईएस्ट परचेज होती है। बताया था उसने 5-5 की पहले बोली लगी, फिर 10-10 की बोली लगी, और मैं समझ गया कि जनाब अब 5 की नहीं, अब 10 की बोली है। तो मैंने 15-15 की हिसाब से बोली देना शुरू कर दी। तो 80-90 रूबल्स जाके जो होते हैं ना, हजारों के हिसाब से ये घर ले लेता है। अतः कि ये जो अमीरी थी ना, ये क्या थी, अट्रैक्ट करती है उसको अपनी तरफ। और लाइबा वो यहाँ तक उसको ऑफर कर देती है अपनी डॉटर वराया का हाथ भी। उसको कहती है मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम तो बड़े अच्छे, वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे पसंद करते हो। मान भी जाता है, लेकिन डायरेक्टली जब करने की बात आती है तो अपने बिजनेस पे निकल जाता है। जब घर बिक जाता है तो बेटी को ले जाओ तुम, वराया हज करने चली जाती है, अपनी जियारतों पे चली जाती है, क्योंकि ये साफ तौर पर उसको नहीं पसंद कर पाता, नहीं लेके जाता। यानी मॉडर्न ड्रामाज में एंड नहीं दिखाया गया। हम तो इसके 100 तरह के एंड बनाएंगे कि शायद वो इसे कभी जिंदगी में दोबारा मिली ही नहीं होगी, या शायद कभी इसे मिल गई हो दोबारा जिंदगी में। इस तरह से जनाब चलते हैं सिस्टम। लोफाकिन जो है वो क्या करता है, हिचकिचाता है। और लोफाकिन हमारे सामने पेश किया गया है एक प्रैक्टिकल मिडिल क्लास के बंदे के तौर पर, ट्रॉफीमो हमें दिखाया गया है एक नजरियाती बंदे के तौर पर, एक विजनरी और आइडियाज के बंदे के तौर पर। बड़ा नजरियाती होता है, बड़ा बसीरत वाला बंदा होता है, और ये जनाब क्लास कमिटेड है टू एम्बेरस, और ये चाहता है कि अगली क्लास आए और वो गले लगाए कामयाबियों को, अमीरों में ही अमीरी ना रह जाए। ड्रामे के अंदर हमें फैमिली का स्टेट दिखाया गया है कि जनाब बिल्कुल क्या होने वाला है। जा रहा है निरामी के पास और इन्होंने क्या करना है, बहुत ज्यादा इन्होंने सूद देना था। इनकी मॉर्टगेज पर जायदाद थी, गिरवी गई हुई थी, कुछ नहीं दिया गया। लेकिन ये जो कारोबारी लोफाकिन बंदा था, बिजनेसमैन जो लोफाकिन था, नसीहत करता है इस खानदान के लोगों को, किराए पर दे दो कुछ जमीन। यानी अगर आपके पास कई एकड़ जमीन है तो अगर आप उसमें से 5-5 मरले, 3-3 मरले के कुछ छोटे छोटे से कॉटेजेस बना लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। चलो अगर आपके पास 50 एकड़ जमीन है, 25 बेच दो, 25 रख लो। 25 है तो 12 बेच दो, 12 रख लो। ऐसे ये नहीं कहते आधी बेच दो आधी रख लो। और इंक्लूडिंग करता है बिलव्ड चेरी ऑर्चर्ड को, उसके अंदर के चेरी ऑर्चर्ड को फर्क करो, दफा मारो, इतने बड़े बड़े दरख्त दूर से तुम्हें क्या नजर आ रहे हैं। so that it can be divided up into summer villas, उसे समर विलास बना दिए जाते हैं। और फॉर न्यू रिचेस, न्यू रिचेस कौन है, मिडिल क्लास जो नई नई अमीर हुई है, वो आएंगे और आपके यहाँ आके रहेंगे और कुछ ना कुछ बनाएंगे। ऑफ कोर्स ये जो विंडो लैंड ऑनर, विडो लैंड ऑनर है लाइबोव, लाइबोव एंड रवीनिया, ये भी उसी का नाम है, वॉन्ट कंसिडर द ऑप्शन, ये इस ऑप्शन को नहीं समझती। ये बेवा है ना, तो हमने बताया ना इसका हस्बैंड पहले शराबी जुआरी मारा जा चुका है। लाइबोव एंड रवेनिया रेनिविस्की, ये इस लड़की के 3 नाम निकल आए हैं। अब ये जो ऑप्शन होती है इसके पास होती है, लेकिन वो कहती है कि ये मैं कभी भी नहीं कबूल करूंगी। वो और उसका रिडिकुलस ब्रदर, उसका मस्कराना किस्म का भाई, मस्करा ही होता है। वो कहते हैं ये प्रपोज हमें दे रहे हो तो इससे बेहतर है हमें तुम और मजीद मनी उधार दे दो ना, तो यहाँ फिर अल्लाह ही है हमारी मदद के लिए कहीं से पैसा भेज देगा। यानी वो बस कहते हैं कि हमें उधार मिल जाए या कहीं से पैसे उधार मिल जाए, बिजनेस कोई नहीं करना। एंड में दिखाया जाता है कि ये जो रियासत होती है वो बिक जाती है, और ये जो सन ऑफ द फार्मर सर्फ होता है, जैसे कि ये मिस्टर लोफाकिन होता है, चेरी ऑर्चर्ड को खरीद लेता है और फौरन एक दिन भी जाया नहीं करता और कहता कटवाओ ये सारे के सारे दरख्त, बनाए इनके छोटे छोटे प्लाट का नक्शा। एक्ट 1 में लोफाकिन कहता है अप टू जस्ट रिसेंटली देयर वर ओनली जनवरी
अब आपको दिखा दो जनाब, ये जो आपकी सिर्फ शराफत रह गई है ना, और ये जो हमारे पेजेंट्स जो किसान जिंदगी गुजार रहे हैं इस मुल्क के अंदर, अब जनवरी अमीरी और मूरी जो है ना बस वो थोड़ी बहुत ही रह गई है। लेकिन नाउ देयर आर ऑल दीज समर रेजिडेंट्स, अब वो सारे के सारे जो हैं वो चाहते हैं कि वो जाएं और समर रेजिडेंट्स बने। यानी कि लोग दूर की दराज के इलाकों से आते हैं यहाँ पर, अगर इन्होंने आके छुट्टियां गुजारनी है, पास ही ट्रेन है, पास ही थोड़ा नहर भी बहती है, इस वजह से वो जो ट्रेन से आएगा कई दिनों का सफर करके, तो उसे कहीं ना कहीं रहना ही होगा आगे अपने घर का सफर करने से पहले। इस वजह से ये मशवरा देता है। मशवरे से वो इनकार कर देते हैं। ये जो सारे का सारा टाउन है वो कहता है बहुत स्मॉल वन है और सराउंडेड है विलास के साथ, विलास के साथ ये घिरा पड़ा है। तो मैं जनाब कहता हूँ मुनासिब यही है। इन द कोर्स ये रस्ते के अंदर ही आता है और 20 ईयर्स हैं और तकरीबन 20 साल हो चुके हैं ये जाया आपकी जमीन पड़ी हुई है। सो ये जो लोग हैं ना मल्टीपल हो गए हैं ट्रीमेंडसली। मैंने आपको बताया ना 15-20 साल पहले ये आजादी मिल गई थी, ने जब फर्स्ट ने नहीं आजादी ली थी तो इसके बड़ों ने ले ली। उसने कहा कि अब जो लोग हैं ना खतरनाक हद तक बहुत ज्यादा हो चुके हैं, यानी आबादी बढ़ गई है, अमीर भी अब ज्यादा हो गए हैं। और आजकल के हालात में दे मेयरली ड्रिंक टी, वो सिर्फ चाय ही पीते हैं और बरामदास में बैठते हैं, यानी कि जो बरामदास होते हैं, मगर दे माइट स्टार्ट कल्टीवेटिंग, वो बैठ तो जाते हैं मगर वो अब कुछ काश्त भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल जो लोग हैं ना वो हार्ड वर्किंग करने वाले लोग हैं। अपने प्लाट्स पर अपनी जमीन पर वो कुछ बोना भी चाहते हैं। और आपका जो चेरी ऑर्चर्ड है ना वुड बी गे, उसमें खुशी आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी, क्योंकि दूर दूर तक वीरानी ही वीरानी छाई पड़ी है। ना कोई जाता है, पत्ते गिरते हैं, कोई साफ नहीं करता, चेरी उगती है कोई उतार नहीं पाता, उन चेरीज को कोई सेफ नहीं कर पाता, तो वो जाया ही जा रहा है ना सब कुछ। तो कहता है वहां जिंदगी आ जाएगी और वेल्थ भी आ जाएगी और लग्जरी भी हो जाएगी, यानी दोबारा उसमें जान आ जाएगी, लोग प्यारी प्यारी से उसके नक्शे बना देंगे। गेव कहता है जो कि इस विधवा का भाई है, कट हिम ऑफ विथ, क्या बकवास कर रहे हो कि हम इस चेरी ऑर्चर्ड को कट कर दें बिफोर गोइंग ऑफ टू बेड। सोने से पहले द फॉलोइंग एक्सचेंज टेक्स प्लेस। सोने से पहले वो क्या कहता है? लोफाकिन कहता है इफ यू थिंक ओवर दिस क्वेश्चन ऑफ द कंट्रीज विलास, अगर आप सोचते हो मेरे इस सवाल के बारे में कि यहाँ पे कंट्रीज के छोटे छोटे विलास बना दिए जाएं, तो किसी फैसले पर आ जाए जनाब और मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपको लोन दूंगा 50,000 का और उससे ज्यादा ही दे सकता हूँ। 80 में तो ये खरीद लेता है। 50,000 कह रहा ना कर्जा देने को तैयार हूं, तो 80 में तो 80,000 में तो इसको मिल जाती है ना, यानी रूबल्स के अंदर। थिंक इट ओवर सीरियसली। वराया आ जाती है क्रॉसली, विल यू एवर गो अवे, विल यू एवर गो, क्या तुम यहाँ से निकलोगे अब? वराया वही है जो इससे प्यार करती थी, इससे शादी करना चाहती थी। वो मशवरा दे रहा है मामे को और इसकी सुतीली माँ को, तेरी मुंह बोली माँ को। तो उसे कहती है चलो जाओ निकलो शाबाश अपने घर। अब लोफन कहता है जा रहा हूँ जनाब, निकलने ही वाला हूँ। गेव आ जाता है, व्हाट अ बूर, क्या गंदा वहशी जाहिल बंदा है। आई बेग योर पार्डन, माजरत चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि वारिया इज गोइंग टू मैरी हिम। माफी चाहता हूँ जनाब, वारिया तो इसकी दीवानी है। इज वारियाज प्रीशियस फियांसे, बड़ा कीमती मंगेतर है उसका, यानी सबको पता है, फिर भी इन दोनों की शादी नहीं होती, अंदाजा कर ले। एक्ट 2 में यही फॉलोइंग एक्सचेंज तब दिखाई जाती है। एक्ट 1 में ये मिलने आता है ना उससे, तो जरा लहजा इसका नरम होता है, इतना आकड़ू नहीं होता। एक्ट 2 में जरा थोड़ा आकड़ जाता है। आई कीप टेलिंग यू, मैं तुम्हें कहता ही जा रहा हूँ, एवरी डे आई टेल यू, हर रोज आता हूँ ये बकवास करने के लिए और सेम थिंग तुम्हें बताता हूँ। यू मस्ट लीज द चेरी ऑर्चर्ड, किराए पे चढ़ा दो, लैंड कोई विलास बना दो, छोटे छोटे उसके 5 मरले के प्लाट कर दो, 3 मरले के प्लाट कर दो, 10 मरले के प्लाट कर दो, एंड यू मस्ट डू इट नाउ, अब तो कर दो ये काम, जल्दी करो जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है। नीलामी आने वाली है, नजदीक ही है, और उससे पहले सोच लो, मेहरबानी कर कर कोशिश कर लो और समझ लो। और वंस यू डेफिनेटली डिसाइड, जब तुम पक्का फैसला कर लोगे कि तुमने विलास बनाने हैं, क्योंकि जाहिर है ठेका तो इसी को देंगे ना, पैसा ये उन्हें उधार देगा, जमीन उन्हीं की होगी, आधी ये खरीद लेगा आधी वो खरीद लेंगे, और फिर बिजनेस मिलके कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू बोरो। तो फिर जनाब थोड़ी सी जमीन अगर देते हो तो आपको मैं और उधार देने को तैयार हो जाऊंगा और मनी दे दूंगा एज लाइक इसी तरह से। देन यू विल बी आउट ऑफ द वुड, तुम फिर इन जंगलों में से बाहर निकल आओगे, यानी परेशानियों से बाहर आ जाओगे। लाइब ऑफ एंटरवेनिया कहती है विलास एंड समर विजिटर्स, क्या कहते हो छोटे छोटे से प्लाट बनाओ और वहां पर ये गंदे मंदे लोग आके रहें,
जो हमारे घरों में कदम नहीं रख सकते थे, माफ करना, इट इज सो वल्गर, बड़ी बेहुदा बात कर दी तुमने। केव कहता है आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू बना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं देंगे ये विलेज विले बनाने के लिए ये जगह अपनी। ठीक हो गया। सोशल टर्म्स के सिस्टम में थ्योरी देख लेते हैं जनाब। इकोनॉमिकली जो हमें जो डिफरेंशिएट करके दिखाया गया है, एक फंक्शनल सिस्टम दिखाया गया है कि एक काम सिस्टम में कैसे होता है, और एरिस्टोक्रेटिक जो हमारे प्रिविलेज दिखाया गया है, तो जो खुशहालियां अमीरों की थी वो खत्म हो रही थी, और मजीद ये दिखाया गया कि एरिस्टोक्रेटिक्स जो है वो कैन नॉट इवन प्रोसेस, वो प्रोसेस नहीं कर सकते, वो मजीद आगे अपने काम नहीं चला सकते, और हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि अब आगे क्या हो रहा है उनके इर्द गिर्द, वो इससे बिल्कुल बेखबर है, पता ही नहीं है कि और 5 साल में उनको कितना नुकसान होने वाला है। 5 साल क्या, 6 महीने के अंदर अंदर तो ड्रामा खत्म हो जाता है। ये ड्रामा तकरीबन 6 महीने चलता है। वो लोग मार्च में आते हैं, तो फिर अक्टूबर में नीलामी होती है, तो नीलामी ही इनका आखिरी टाइम होता है। अब उन्हें पता है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और उनको कोई समझ नहीं उन्हें आ रही इस काम के लिए। ऑल दे हैव लेफ्ट इज नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया को अंडरलाइन करेंगे, सारे के सारे माजी की यादों से चिपके पड़े हैं, जो अच्छी यादें हैं। लाइक द एवरेज ट्रैम्प स्पोर्टर, ये समझते हैं कि भाई हम ट्रैम्प स्पोर्टर्स हैं। ये इन्होंने एक मिसाल दी है कि जैसे ट्रैम्प माजी में रहते हैं, वैसे ही ये भी माजी में रहने को तैयार है। प्रे करते हैं गॉड के साथ, और खुद शिकायत करते हैं इसके बारे में कि हाय हाय हमारे तो अहलाक खत्म हो गए हैं, और बेहूदगी जो आ गई है, इन वर्कर मैनों की बिजनेस क्लास आ गई है, डजंट डू एनी गुड। कोई भी अच्छा काम नहीं इन लोगों ने किया, और इन लोगों ने जो ना क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ बेहूदगी कमाई है। गेव्स की जो स्टेट है, और देयर रिच काउंटेस आंट, इन आंट काउंटेस को अंडरलाइन करें। आंट काउंटेस पे इनका डेला है, कहती है आंट काउंटेस के पास जाएंगे, अनाया तो उसकी है ना खूनी रिश्ता, अनाया को भेजते हैं, मांग के लाती है आंटी से कुछ पैसा, और आंटी क्या देती है, 15,000। वो अभी इन पे तरस खा के 15,000 देती है, और वो बिक रहा होता है कहीं 50-80 हजार का। ये तो उसमें से कतरा सा भी नहीं खरीद सकते थे। अनलकीली टू लोन देम मनी, कहते हैं कि उससे जाके मनी लेते हैं, बिकॉज लाइबोफ ने मैरिज जो कर ली थी ना सुले स्टेट से, ये जो एक वकील बंदा था उसके साथ, रेदर देन द नोबल मैन, एक अच्छे शरीफ बंदे की बजाय उसने एक